हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। शीबा इमोशनली एंड म्यूजिकली ऑफ आप सभी का स्वागत करती है दिल से, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में। कहते हैं ना कि आसमान की कोई हद मुकर्रर नहीं होती है, इसकी कोई सीमा नहीं होती। लेकिन गुजरात के एक छोटे से गांव मनिकपुर में एक बच्चे ने जब जन्म लिया तो उसकी किस्मत कुछ अलग थी। अलग इस तरीके से थी, ये बच्चा गरीब घर में जन्मा तो था, लेकिन जब भी ये आसमान आकाश की तरफ देखता था, जो इनके लिए किसी लग्जरी से कम नहीं था, लेकिन आसमान की तरफ जब देखते थे, चील कौवों को देखा करते थे, ईगल्स को देखा करते थे, और इनका एक ख्वाब पनपा था इनके ज़हनो दिल में। वो ख्वाब ये था कि मंजिल तो मेरी यही है। 15 साल के लंबे संघर्ष के बाद, स्ट्रगल के बाद, सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने के बाद, कानून को अपने हाथ में लेने के बाद, ये दुनिया के सबसे बड़े पायलट के रूप में सामने आए। और आज न सिर्फ ये बहुत ही उम्दा, बहुत ही कामयाब पायलट है, बल्कि करोड़ों लाखों यंगस्टर्स परिंदों की जान है, उनके उस्ताद हैं, उनको उड़ान भराना सिखाते हैं। अब आपको बता दें ये कौन है, शायद आप लोग वाकिफ़ हैं, चलिए हम और भी वाकिफ़ कराते हैं इनसे आपको। ये है कैप्टन A.D. मानेक। द स्काई एविएशन क्लब के फाउंडर एंड एडवाइज़र हमारे सामने है, रूबरू है। आइए करते हैं मुलाकात इनसे। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल से में दिल से, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में एक बार फिर से, लेकिन अलग अंदाज में। दिल से के जंजीरों में जकड़ के रखा हमने आपको दिल से। हाँ, अब आपको दिल से, वैसे दिल से ही आपने सब कुछ किया है, लेकिन आज कुछ ऐसी बातें करेंगे जो थोड़ा हटके है। देखिए, जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि हौसले और हिम्मत को आपने हारा नहीं, इसलिए आप निष्कर्ष पे पहुंच गए, एक मकाम आपने हासिल किया। हाँ जी। सो आप से ये पर्सनल सवाल है, लोग शायद ना जानते होंगे कि लियोनार्डो दा विंची के साथ आप अपना बर्थडे शेयर कर रहे हैं। इज दैट ट्रू? हाँ जी, ट्रू, इट्स वेरी ट्रू। उन्होंने अपने चित्रों के ज़रिए उड़ान भराना सिखाया, वो ख्वाब उन्होंने लोगों को दिखाना सिखाया। उन्हें खुद भी ख्वाब इस तरह का देखा था, उड़ान भरने का, अपनी चित्रकारी से। सो जब आप बचपन में अपने गरीबी के दिनों में आसमान की तरफ देखते थे, तो वाकई में आपने अपनी गरीबी से बचने के लिए सोचा कि मुझे आसमान को अपनी मंजिल बनाना है, या फिर कुछ और था, या आपको बस निकलना था वहाँ से? ऐसा क्या था ये, या वाकई में आप आसमान की तरफ देखने का वो सपना पूरा करना चाहते थे और यंगस्टर्स के लिए एक मिसाल बनना चाहते थे? सच बताइएगा, दिल पर हाथ रखकर। दिल से है। दिल पर हाथ रख के मैं बोलता हूँ, वो गरीबी तो थी। गरीबी के बारे में तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन वो जो समय था, वो टाइम था, एडवर्स सिचुएशन का टाइम था, स्ट्रगलफुल टाइम था। बट मेरा जो लगाव था एरोप्लेन से, हवाई जहाज़ से, फ्लाइंग से, वो पता नहीं अंदर से बखूबी बस ऐसे जन्म हुआ। और मैं कुछ मेरे पास्ट के कुछ एपिसोड शेयर करना चाहता हूँ। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। तब मैं छोटा सा 5 साल का था, और छोटी सी झुपड़ी में हम रहते थे। नानी है, मौसी है और मैं हूँ, और फाइटर प्लेन जाया करते थे। और मैं टूटी हुई खिड़की के पास जाकर के मैं झांकता था कि प्लेन को मैं एक बार देख लूँ। पूरे गांव में सन्नाटा था, घर सब बंद थे, लोग घर में पैक है, लेकिन मुझे डर नहीं लगता था। तो पता नहीं, बचपन से ही प्लेन के पीछे मेरा लगाव रहा। प्लेन से पहले आप ईगल्स को भी तो देखा करते थे? हाँ, कैसे उड़ान भरते थे, मंजिल तो मेरी। हाँ जी, तो वो तो खेत में जब मैं काम किया करता था, तो बर्ड्स उड़ते थे, ईगल्स, तो मैं पीछा करते रहता था, देखते रहता था। कभी कभी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, पीछा करता रहता था। वो कभी कभी प्लेन भी उड़ता था,
जाते हुए देखता था मैं, तो उसके पीछे मैं भागता था, जब तक कि वो गायब ना हो जाए तब तक मैं पीछे दौड़ता था। तो हमारे जो मुकद्दम है जो खेत में काम कराते हैं, वो कभी कभी डांटता भी था मुझे कि क्या पागलपन है, काम कर छोड़ना और तुम भाग रहे हो, काम नहीं कर रहे हो। तो वो जो जहन में जो है सपना उड़ने का, वो बचपन से ही था। अच्छा, सपना ये था आपका, ये नहीं था कि भाई गरीबी से छुटकारा पाना है मुझे? बहुत लोग ये सोचते हैं कि मुझे गरीबी से छुटकारा पाना है, वो कभी अच्छा रास्ता कभी गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन आप एक सही रास्ते का चयन आपने किया और सही रास्ते पे आप निकल पाए कि भाई मुझे जो है सपना पूरा करना है, गरीबी रहे या ना रहे। हाँ सही। बिकॉज आज भी जब आपको देखते हैं आप ग्राउंडेड हैं, आज भी आप वो उस तरह से शो ऑफ नहीं करते हैं जैसे लोग बड़े आदमी बनते हैं फिर शो ऑफ करते हैं। सो यू आर स्टिल ग्राउंडेड और बहुत लोगों की हेल्प करते हैं, बहुत लोगों को सपोर्ट करते हैं आप। एक सपोर्ट सिस्टम कोई रहता है, वो आपका इनर सेल्फ रहता है। आप अपने आप को कहते हैं कि कोई सपोर्ट में नहीं है, मेरे साधन नहीं है, लेकिन मैं अपने लिए एक सपोर्ट सिस्टम हूँ। तो वो सपोर्ट सिस्टम आप खुद बने आपके, या फिर कोई एक मात्र ऐसा जरिया था जिसने आपको किक दी? ये जो मेरी कहानी है, इसकी जो मूल चीज़ है, जो मेन फैक्टर्स हैं, वो मेरा आत्मविश्वास। यस। लोग हिल जाते हैं आजकल की यूथ में, देखता हूँ पैशंस नहीं है, धीरज नाम की कोई चीज़ नहीं है। पैशन एंड पैशन, वो ख्वाब भी है और उसके लिए धैर्यता भी चाहिए, वो मैंने रखी। कितना धीरज है, कितना धीरज, एकाग्रता। हाँ, तो ये हौसला, ये फोकस, ये हौसला जो है, जो आजकल के बच्चों में नहीं है। अब बहुत अच्छी बात आपने छेड़ दी। उस वक्त ये हौसले को टिकाए रखने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें, बुनियादी चीज़ें जिसकी आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है? तो ये मेरे लिए तो मतलब एकदम अंधेरा था उस ज़माने की, 50 साल पुरानी बात है। तभी तो सहूलतें भी नहीं थी, ट्रेनिंग रिसोर्सेज कम थे, इन्फॉर्मेशन का फ्लो नहीं था। हाँ, खाली एक न्यूज़पेपर आता था। और हमारा गांव तो सूरत डिस्ट्रिक्ट में मानिकपुर सबसे लास्ट पिछड़े का गांव है, वहाँ बस भी नहीं जाती थी, वैसा गांव है। और स्कूल जाने के लिए हमें 6 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था। करेक्ट। तो ऐसी हालात में एक ख्वाब को टिकाना और उसको चिपक के रहना, समथिंग विच इज विच आई सेल्फ बिलीफ, बिलीव इन योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ। और कभी कभी समय है तो खराब भी आता है, अच्छा भी आता है। अच्छा समय है तो अच्छी बात है, बट जब खराब समय आता है, इसमें अगर आदमी टिक जाता है, वही आगे बढ़ता है। और मैंने सेल्फ बिलीफ के जरिए जितने भी हर्डल्स आए हैं, जितनी भी तकलीफें आई, इससे लड़ा मैं, फाइटर। या यू हैव टू बी अ फाइटर इन योर लाइफ। फाइट अपनी भावनाओं के साथ, इमोशंस के साथ, परिस्थितियों के साथ, हालात बनाते हैं आपको और बिगाड़ते भी है। दैट इज, हालात ने आपको बनाया, भले ही आपके हित में नहीं थी परिस्थितियाँ। हालात ने मुझे बिगाड़ा भी था। बिगाड़ा है? हाँ। बिगाड़ा का क्या? बिकॉज लोग जानना चाहेंगे, बिगाड़ा, इतने सक्सेसफुल पायलट को इतना संघर्ष उन्होंने किया, क्या हालात इनके ऐसे भी आ गए कि बिगाड़ने की कोशिश की, हाँ, बट बिगड़े नहीं बिगड़े। So what was that हौसला, what was that control जिसने आपको बचाया? वो जो स्टोरी है 1974 की, जब मैं आया गुजरात से मुंबई पढ़ने के लिए, तो आपने एज अ लेबर काम किया? हाँ, कुरार विलेज में रहा करता था, झुपड़पट्टी में, छोटी सी खोली थी हमारी रूम। और पिताजी चपरासी थे और स्कूल जाना आना, मुझे मराठी नहीं आती थी, हिंदी नहीं आती थी, इंग्लिश तो कुछ भी नहीं आती थी। मेरे लिए ड्राइंग था, क्लास टीचर जब आके लिखती थी ड्राइंग था। तो मैं डर गया कि भाई ये मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, मैं वापस गांव चला गया। गांव जाने के बाद फिर वो हालात में बिगाड़ दिया मैं, कुछ ऐसी दोस्ती हो गई, एंड देन आई वेंट इनटू रॉन्ग डायरेक्शंस। ओह, यू वेंट इनटू ड्रग्स और व्हाट? नॉट ड्रग्स बट अल्कोहल, स्मोकिंग, और ऐसे करते 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 फिर मैं अपने आप में खो गया। मैं कहाँ हूँ? कितने साल तक फिर आपका ये रहा वो दौर खराब वाला दौर? 1 साल तक रहा। और एक दिन शाम वापस मैं खेत में काम कर रहा था, मजदूरी कर रहा था, और वापस एक बार हवाई जहाज देखा मैंने। तभी वापस आई रिकॉर्ड माई ड्रीम कि मुझे बनना क्या था और मैं कर क्या रहा हूँ। सेल्फ रियलाइजेशन। यस, सेल्फ रियलाइजेशन। बिकॉज आजकल के बच्चों में हम देखते हैं इनकंसिस्टेंसी बहुत है। आज उन्हें ये करना, कल वो करना, फिर ये करना, वो करना, फिर ये करना, वो करना। सो अगर आप कंसिस्टेंट है और सेल्फ रियलाइजेशन है, भाई ये मैंने सोचा था, ये नहीं हो पाया, तो अब दूसरे में थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा हौसला।
तो एंड सेल्फ रियलाइजेशन, यहाँ अगर गलत हुआ मेरी दिशा ये है, एक गोल सेट करो, मतलब वो गोल जो है कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति थी, कोई ना कोई ऐसी शक्ति हम कह सकते हैं आपके जहन में, वो आपका इनर सेल्फ था। हाँ जी, इनर सेल्फ था। मैंने गलती भी की और मैंने अपने आप को सुधारा भी। The key points or take away from this communication talk is गलती हो जाती है, एरर्स होते हैं, ओमिशंस भी होते हैं, मिस्टेक्स भी हो जाती है, बट टू रियलाइज एंड टू रिकरेक्ट इट Yes. and to put into self realization is very important part. Yes. जो आजकल के जनरेशन में मैं देख पा रहा हूँ। Yes. No self realization. अगर गलती भी करते हैं और अपने ऊपर सब थोप देते हैं, बट वो हेवार हो जाते हैं, then they go into wrong directions, फिर नाकाम हो जाते हैं। Whenever I went wrong, it's not I blame others, it's I blame myself. It is me, I, myself. Very nice. मेरी कुछ गलतियाँ होगी, मेरा ही कुछ ऐसा नेचर होगा जिसकी वजह से ये हुआ, एंड दैट मेड मी टू रिकरेक्ट, सवारो ऐसे करते करते खुद को संवारो, कैप्टन मानिक बना। तो जब आप मणिपुर गए, तो जब आपने वहाँ अपने हेलीकॉप्टर से लैंड किया, तो वहाँ उस ज़मीन पर फिर से आपके पैर जब पड़े, तो 110% आपने स्काई की तरफ, आसमान की तरफ, आकाश की तरफ ज़रूर देखा होगा, नज़र पड़ गई होगी। तो आसमान से क्या पूछा फिर आपने? पहला मैंने कदम बाहर रखा हेलीकॉप्टर के बाहर, और मेरी नज़र के ऊपर आसमान में सवाल क्या पूछा? थैंक गॉड, हे ब्रह्मांड, हे प्रभु ईश्वर अल्लाह, आपकी कृपा से आपने जो भी मुझे दिया, दुख दिए, परिस्थिति खराब कर दी मेरी, बट मैं टिका रहा होगा और यहाँ तक पहुँचा, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह इमोशनल हो गए थे हाँ जी, जैसे इस वक्त आपकी आंखों में। सो कामयाबी के पीछे आपका हसास होना, आपका वो सेंसिटिव पन होना, आपकी सेंसिटिविटी बहुत ज़रूरी है। आप सेंसिटिव है, आपके अंदर भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, मुझे लगता है तभी भी आप अच्छे और गलत के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं और लड़ भी सकते हैं। इफ़ यू आर इनसेंसिटिव, मुझे नहीं लगता तब आप शायद शिखर पे पहुंच सकते हैं। जो आपने कामयाबी हासिल की वो कोई कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब आप वापस वहाँ हेलीकॉप्टर के ज़रिए गए, आपने फिर आसमान की तरफ देखा, उससे सवाल भी पूछा होगा कि भाई संभव तो सब कुछ है। मुंबई में आए, आपने कहा कि वापस आप गए और फिर वहाँ 1 साल आप गलत संगत में रहे, फिर आपने फिर सेल्फ रियलाइजेशन किया, फिर आप यहाँ वापस आ गए एक सपना लेकर। यहाँ आने के बाद आपने एज ए लेबर काम किया कंस्ट्रक्शन कंपनी में, और जब आप वो सीमेंटों की बोरे ढोते ढोते कंधों पे निकलते थे, तब ऊपर फिर से एरोप्लेन, फिर से हवाई जहाज़, फिर से उनकी परवाज़ देखते थे। वो भी ढो रहे हैं आप, ऊपर भी देख रहे हैं आप, तो वो तसलसल वो है, वो कश्मकश चल रहा है, माइंड गेम चल रहा है, माइंड बॉडी सोल समझ नहीं आ रहा करना क्या है। तो उस अकेलेपन से आसमान की तरफ फिर आपने देखा होगा, अब क्या, वो क्या सवाल थे, क्या 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 कश्मकश थी, किस तरह के सवाल थे? बिकॉज जब मैं आपसे ये पूछ रही, फिर आपकी आंखों में आंसू है। सो a sensitive person can only answer this question who is very successful. गांव में जब खेत में काम करता था तो एक कभी कभार कोई हवाई जहाज दिखाई देता था, कभी कभार हो गया, और खुशी मारे में दौड़ता था पीछे। जब बॉम्बे आया तो पिक्चर टोटल बदल गया। यहाँ तो हर 10-15 मिनट में, आधा घंटे में एक प्लेन उड़ रहा है, और वो भी बड़े बड़े प्लेन दिखाई देते, क्योंकि वो तो बहुत हाइट पर होता है गांव में। ये तो जस्ट टेक ऑफ हुआ या तो लैंड हो रहा है, तो और भी मेरा हौसला बढ़ा। हाँ, 24/7 आपके दिमाग में वही है, वही चल रहा है। जू एयरपोर्ट के सामने एक बस स्टॉप हुआ करता था, शायद आज अभी भी है। वहाँ चना और दाना 10 पैसे का लेकर के मैं बैठा रहता था और उड़ते हुए हवाई जहाज को देखते रहता था वहाँ पर कि कभी मैं एक छोटा प्लेन में उड़ाऊँगा, ऐसे ख्वाब दिखा करता था मैं। आई रिमेंबर स्टिल। तभी जो क्लियर पिक्चर तो वो दिमाग में, जहन में प्लेन एरोप्लेन ही था। और मुझे ऐसा कभी ख्याल भी नहीं आया और कभी मैंने चिंता भी नहीं की और सोचा भी नहीं कि पायलट बनने के बाद नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। आजकल बच्चे सोचते हैं कि भाई इतना इन्वेस्टमेंट है और इतना टाइम कमर्शियली क्या तो नौकरी मिलेगी कि नहीं, क्वेश्चन मार्क था रहता था मेरे लिए। कुछ क्वेश्चन था ही नहीं, मैं पागलपन था मेरे लिए। नौकरी मिले ना मिले देखेंगे, बट हवाई जहाज उड़ाना है। दैट वाज व्हाट माय माइंडसेट एंड दैट ब्रॉट मी एट दिस स्टेज। आज मेरी पूरी फैमिली में सब एयरलाइन से जुड़े हुए हैं। बड़ा बेटा पायलट है, इंस्ट्रक्टर है, स्काई डाइवर है, फ्लाइट डिस्पैचर भी है, सर्टिफाइड है,
क्वालिफाइड है। छोटा बेटा, इससे भी बड़ा काम किया उन्होंने, ही इज़ कमांडर विद इंडिगो एयरलाइन। 17 ईयर्स से, 17 साल से वो सेवा दे रहा है। ही इज़ बिकम नाउ DE, डिजिग्नेटेड एग्जामिनर, Commendable. and now he is appointed as the auditor. He is doing audit of all international airlines. तो दोनों बेटे, जो मैंने सोचा था बड़ा हवाई जहाज उड़ाने का, तो दोनों ने कंप्लीट किया। साथ में मेरी अर्धांगिनी, मेरी वाइफ कुमुद। यस। और ये जो मेरा सपना जो पूरा हुआ, सपना तो था मेरे पास, प्रयत्न भी मेरे थे, एफर्ट्स भी मेरे थे, लेकिन उनके आने के बाद ये सफल हुआ। So तो ये सच है। हाँ, उनके बाद सफल every successful man there's a woman. There's a woman. तो वो भी हॉबी फ्लायर है, 2 बहू है, एक एयर होस्टेस है, एविएशन फैमिली है, और एक फ्लाइट डिस्पैचर है। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आपका नाम है। 6 हम मेंबर्स एयरलाइन से जुड़े। लेकिन खैर इनके लिए तो रास्ता आपने हमवार किया, साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के लिए रास्ता। लेकिन आप 40 इयर्स हो गए आपके एविएशन, चलिए इस पे हम बात करते हैं। 40 इयर्स कंप्लीट होने के बाद इस बीच बहुत सारे एयरलाइंस हैं हमारे पास, बहुत सारे एविएशन इंडस्ट्रीज है, उनके साथ compete करना बिल्कुल बहुत ही चैलेंजिंग है। सो एवरी डे देयर इज अ चैलेंज। यस, और आप बहुत आगे जा रहे हैं, आप कम नहीं है किसी से। तो क्या कुछ डिफरेंस है? हाउ इज योर एविएशन, स्काई एविएशन, डिफरेंट फ्रॉम अदर एविएशन कंपनीज, एंड हाउ क्या अलग प्रोवाइड आप कर रहे हो जो उनसे नहीं हो पाता है? वेरी गुड क्वेश्चन। आपको स्टैंड आउट क्या करता है, भीड़ से अलग क्यों है आप? बराबर है। जब गुजरात सरकार ने मेरी फी भर दी अमेरिका जाने के लिए। अच्छा, उसका एक पॉइंट है कि गुजरात में आपके चीफ मिनिस्टर जो है अमरनाथ जी, उन्होंने आपके स्ट्रगल को देखा और वो एक मेंटर बने हैं, वो हौसला दिया उन्होंने आपको। मतलब तो उन्होंने, सरकार ने फी भर दी, मैं चला गया वहाँ पर, लेकिन मेरे लिए कहाँ रहूँगा, क्या खाऊँगा, क्वेश्चन मार्क। तो मैं क्या करूँ, कुछ तो कमाना चाहिए। तो मैंने स्कूल वालों से रिक्वेस्ट की, कुछ मुझे काम दीजिए। उन्होंने मना कर दिया कि भाई स्टूडेंट वीज़ा पे आप काम नहीं कर सकते हैं। बट वो मेरी परिस्थिति को नाप लिया उन्होंने बोले ठीक है, हम कुछ काम देंगे आपको। और काम दिया मुझे हवाई जहाज़ धोने का। छोटे हवाई जहाज़ थे, हमने धोता था, लेबर का काम। लेबर, हाँ। तो वो बोले हम कॉन्ट्रैक्ट बाहर देते, हम बंद कर देंगे, आपको दे देंगे। तो आई यूज्ड टू वॉश 25 एरोप्लेन्स एवरी वीकेंड्स, सैटरडे संडे। और मुझे एक प्लेन पर $5 मिला करता था। $125 पर वीक, मतलब हो गया $500 महीने का। तो मेरे लिए बहुत था। और एक दिन हवाई जहाज़ धोते धोते मैं थक गया था, और वही हवाई जहाज़ जो मैं खुद उड़ाता हूँ, वहाँ कॉकपिट में बैठा मैं, और मैं सोच रहा था कि मजदूर, मानिकपुर का मजदूर मानिक अमेरिका तक पहुँच गया, और ये मजदूरी कर रहा है और हवाई जहाज़ भी उड़ा रहा है। तो मेरे जैसे तो बहुत लाखों मानिक घूम रहे हैं रोड पे, यूथ ऑफ इंडिया है ना, स्ट्रगलिंग। तो उनके लिए कुछ करना चाहिए। और वो ख्यालात आने के बाद एक जरिया बन गया। एंड देन आई स्टार्टेड द स्काईलाइन एविएशन क्लब। ओह, मतलब बहुत अर्ली शुरू किया। अर्ली, एंड दैट वाज द फर्स्ट स्कूल इन इंडिया कंसेप्ट इन अंडर वन रूफ। ऑल ट्रेनिंग विल बी अंडर वन रूफ। मेरे पास कुछ नहीं था, न तो पैसे थे, न तो प्रॉपर्टी थी, न तो कुछ नहीं था, लेकिन ख्वाब था, एक सोच थी। और शुरू करते 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 आज आप देख रहे हैं। आपने शुरू किया तो फंडिंग किन्होंने, आरबीआई ने? जी नहीं, तो आपकी फंडिंग वहाँ से किसने, पैसा कहाँ से इकट्ठा किया जब स्कूल, कितने स्टूडेंट्स थे तब? ये क्वेश्चन नहीं, मैंने जब शुरुआत की तो मेरे पास कुछ प्रीमाइसेस भी नहीं था। तो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल को मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे एक कमरा दीजिए और मैं यहाँ से कुछ शुरू करूँ। वीकेंड क्लास मैंने शुरू किया, फिर बहुत पॉपुलर हो गया, तो फिर मैंने फुल टाइम किया। तो उन्होंने पूरी सामने वाली एक बिल्डिंग थी उनका 3rd फ्लोर मुझे दे दिया कि आप यहाँ से करिए। तो आई स्टार्टेड विद 2 स्टूडेंट्स। ओके, 2 स्टूडेंट्स से मैंने शुरू किया। तो 2 स्टूडेंट्स की फीस कितनी रखते थे आप फ्री में? दैट टाइम इट वाज 750 रुपीज़। ओके, मामूली फीस थी, शुरुआत था। फिर मैंने एडवर्टीजमेंट दी टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो ढेर सारे फ़ोन आने लगे। अरे वाह, बहुत सारे पोस्ट कार्ड आने लगे। अंतर्देशीय आती थी उस जमाने में लेटर, थप्पी पोस्टमैन आता था, थप्पी लेकर के आता था मेरे लिए कि सर ये सब आपके लिए ही है। इतनी इंक्वायरीज थी, मतलब यहाँ के बच्चों को कुछ करना था, लेकिन कोई मौका नहीं मिल रहा था, जो मौका हमने दिया।
Then आप एक जरिया बन गए। जरिया बन गए। भले आपको डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, लेकिन आपने एक अच्छा सोचा कि भाई दूसरों के लिए जरिया तो बनना। मेरा जो So that makes your aviation center different from other aviation industry? No, so that background made my school different than others. Okay. So what we do, we identify the potential among our Indian youth. जो बच्चे हैं, होनहार हैं, पैसे है या नहीं है उसकी चिंता नहीं है, वो कैपेबल है या नहीं है, that we arrange. Oh. We arrange for them from the government, from charitable trust. We help them. There is only big difference between other schools and ours. Yes. They are money minded, having commercial aspect. Of course, money is required by everybody, okay, to survive. But the idea, what we have in mind, is bhakti bhava. यहाँ कोई भी खाली हाथ से नहीं जाएगा। अगर गरीब बच्चे का बेटा भी है, उसके दिमाग में भी सपना पनप रहा है, वो आपके पास आए एंड आप उनकी हेल्प करते हैं। यू अरेंज मनी एंड लोन फॉर देम एज वेल, सो दैट वो अपने सपने को लेके ऐसे ही रायगा ना हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जिनको हमने गवर्नमेंट से हेल्प दिलवाई, चैरिटेबल ट्रस्ट से दिलवाई। कुछ किस्सों में मैंने खुद अपने पर्सनल फंड से मैंने उनको पायलट बनाया है। ओह वाह। फी भरी है मैंने। तो ये जो है हमारा डिफरेंस, ये सबसे बड़ा। और वी डोंट जस्ट टीच हाउ टू फ्लाई द प्लेन, बट हाउ टू बी ए गुड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। Humanity. Okay? That has to be the That first is the first lesson. Okay? Yes. Fitness, physical fitness, mental fitness, emotional fitness, intellectual fitness, spiritual fitness. इसके बारे में हम जोश देते हैं। और टचवुड हमारे जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ के गए हैं, उसमें से अगर मैं लिस्ट लूँ तो बहुत लंबी लिस्ट है। जैसे कि भारत देश की सबसे छोटी उम्र की पायलट जो बनी, साक्षी कोचर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, ये हमारी स्कूल छात्र रही है। मैत्री पटेल फ्रॉम सूरत, 19 साल में वो पायलट बनी थी, वो भी यहाँ की है। हमारे बच्चे आज एयरलाइन के मालिक है, हेलीकॉप्टर्स के मालिक है, एरोप्लेन के मालिक है। कुछ बच्चे इंडियन एयर फोर्स में भी है। एक बच्चा रॉयल एयर फोर्स ऑस्ट्रेलिया में है। आपने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड भी कायम किया हुआ है। हाँ जी। राइट। Congratulations and celebrations. और ये बताइए कि अब इस वक्त आपके हर मोड पे जब आप कुछ नया कार्य करते हैं ना, आप हमेशा स्काई की तरफ देखते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं। जब वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड कायम किया तो आज भी आप खुले आकाश में देखते हैं और क्या सवाल पूछते हैं आप आकाश से? क्योंकि सवाल तो बहुत जहन में होंगे आपके, वो स्काई की तरफ देखना, बिकॉज वही है, सब वही है जिसके अंडर हम हैं। स्काई मेरे लिए ऐसे सबके लिए है ब्रह्मांड, जिसको हम बोलते हैं, एक एनर्जी, यूनिवर्स। यस। जिसका नाम अल्लाह बताइए, बोलिए, या भगवान बोलिए, ईश्वर बोलिए, प्रभु बोलिए, या क्या कोई देवी देवता का नाम लीजिए, कुछ भी है, लेकिन अल्टीमेट जो एनर्जी जो है, पूरा जो वर्ल्ड है, उससे चल रहा है। और उस स्काई जब मैं सलाम करता हूँ, निकलता हूँ, तो वो सलाम ब्रह्मांड को सलाम होती है। तो वहाँ से शुरुआत जो मैंने की बचपन से, और जैसे जैसे आगे बढ़ा मैं, तो मेरे लिए जो एक ही चीज़ थी, एनर्जी थी, गुरु। और वो मैं मेरे अंदर में गुरु ढूंढता था। और वो गुरु, मौलवी जिसे बोलेंगे हम, गुरु बोलेंगे, शिक्षक बोलेंगे, इंस्ट्रक्टर बोलेंगे, कोई तो है, कोई एनर्जी है। याद आ रहा है, अपने अंदर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। हाँ, यस। तो मैं हमेशा उसको ढूंढते रहता हूँ, और वही एक शक्ति है जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं अब वर्ल्ड रिकॉर्ड पे हम बात कर रहे थे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने कायम किया, इस बारे में आप बताइए कि इसके लिए कितना वेट करना आपको पड़ा, और आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम जब किया, सो अगला वर्ल्ड रिकॉर्ड, फिर तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग नाउ? सो द वर्ल्ड रिकॉर्ड व्हाट वी डिड इज going to my school, this Skyline Aviation Club. We were able to train 5,000 plus trainees for commercial pilot, flight dispatchers, cabin crew, airport ground staff, then radio officers. ऐसे सब मिला के हमने 5,000 बच्चों को ट्रेनिंग दी, और वो हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ। और भी आगे बनेगा। अब रेडियो की आपने बात की, मेरे जहन में आ गया, ये सवाल तो पूछना ही चाहिए आपसे। हैम रेडियो आप ऑपरेट करते हैं, और जितने भी अर्थक्वेक्स आ गई हैं, जितने भी डिज़ास्टर्स आ गए हैं, चाहे 2011, 2004, हम सब की बात करें, तो उस बीच आपने सब कुछ देखा, लोगों की चीखें आपने सुनी। तो
जो हम महसूस नहीं कर पाए वो हैम रेडियो के ज़रिए आपने महसूस की खुद, जब लोगों की चीखें हाँ जी। उस ट्रेजेडी में आपने, अर्थक्वेक में, सुनामी में आपने सुनी, तो क्या फील हुआ आपको? क्या, किस तरह से रोंगटे खड़े हो गए, किस तरह के जज्बात, किस तरह की भावना सामने आई? पहली बात तो ये हैम रेडियो क्या है, आम लोगों को पता नहीं है। ये एक ऐसी हॉबी है जिसके जरिए आप पूरे वर्ल्ड में बात कर सकते हैं। भारत सरकार लाइसेंस देती है और आपका नॉलेज बढ़ा सकती है, साथ साथ में आप देश की सेवा कर सकते हैं। जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स, अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, कभी भी ऐसा कुछ होता है तो पहली बात तो लाइट चली जाती है, नो इलेक्ट्रिसिटी। जब लाइट चली गई तो टेलीफोन लाइन डेड हो गए, लैंडलाइन डेड है, सेलुलर फ़ोन भी डेड है। मैं एग्जांपल लूँ, 26 जनवरी 2001 सुबह 9 बजने में 10 मिनट बाकी थी और गुजरात में अर्थक्वेक आया जी। कच्छ, भुज, रापर, भचाओ, ये पूरा हिल गया। करोड़ों की प्रॉपर्टी चली गई, लाखों लोग इंजर्ड हो गए, हजारों लोग मर गए। सरकार को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग एट दैट टाइम। अगली 12 मिनट में हमने स्टेशन शुरू किया था और हमारे वॉलंटियर्स वहाँ पर थे, वहाँ से वो संदेशा भेजते थे। एक स्टेशन मैंने केशुभाई पटेल, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर के घर पे भी लगाया था, मंत्रालय में लगाया था, महाराष्ट्र मंत्रालय में भी लगाया था, और मिनट टू मिनट इन्फॉर्मेशन हमने पास ऑन की थी। करीबन 350 फैमिली को हमने हेल्प किया था। लेकिन यू फील दैट ना, हर एक की चीख पुकार। तो हाँ, तो वो जो 11 दिन और रात हमने काम किया, और वो काम तो हमने किया नो डाउट, बट वो जो काम करते वक्त जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, मैं करीबन 1 महीने तक सो नहीं पाया। इट वॉज आई वॉज इन ट्रॉमा। उसमें सबसे बड़ा एक जो इंसिडेंट मुझे याद है, एक बच्ची थी, दब गई थी भुज में, पूरी बिल्डिंग गिर गई, दब गई थी, और उनको इजराइल की टीम ने उनको निकाला था। और यहाँ पर एक कपल आया मीरा रोड से, वो बोल रहे कि भाई हमारी शादी हुई है, 5 साल हो गए, बच्चे नहीं हैं, तो वी नीड समवन, वी वांट टू अडॉप्ट एनी बेबी, जिसके कोई नहीं रहा होगा तो हम ले लेंगे। तो मैंने संदेश यहाँ से भेजा बॉम्बे से, कच्छ, हमारे काउंटर पार्ट में, कि भाई ऐसा कोई है बेबी जिसको हम दे सकते हैं। अच्छा, ये आप सुन रहे थे हम रेडियो के जरिए? हाँ, तो वो सुन, यहाँ की बात, वहाँ की बात, चीख पुकार के साथ लोगों की इमोशनल बातें, वो भावनाएं सुनकर आप कनेक्ट कर रहे हैं लोगों को उसी बीच। वाओ। तो फिर वो उन्होंने बताया कि हाँ एक बेबी है, और फिर हमने वो बेबी को अडॉप्ट करवाया। अभी 2001 की बात है और आज चल रहा है 2026, 25 साल की वो औरत हो गई है। सो वी हेल्प दिस वे, द डिजास्टर्स, ह्यूमैनिटी। और जो एक सैनिक होता है ना, यूनिफॉर्म पहने से सैनिक नहीं बना जाता है, कार्यों वो सैनिक है। मैं तो बोलता हूँ हर इंसान सैनिक है। ओके, उसमें जज्बा चाहिए, देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए हौसला चाहिए। ओके, और सेंसिटिव, ही हैज टू बी वेरी सेंसिटिव। तो ऐसा नहीं है कि आप यूनिफॉर्म पहनेंगे तो पुलिस बनेंगे तो सेवा करेंगे, या आर्मी में जाएंगे तो ही सेवा करेंगे। वो एक है जरिया, बढ़िया जरिया है, अच्छा है। बट अगर आम नागरिक भी सोचे कि मैं एक सैनिक हूँ देश का, मेरे घर का सैनिक हूँ, तो मेरे ख्याल से हर घर में उजाला होगा। और हर एक, इट्स गिविंग, सो लव इज गिविंग, नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। यस। सो ये प्यार आप भावनाओं के जरिए, अलग अलग काम के जरिए भी दिखा सकते हैं। अगर आप अपनी एक मुस्कान से, अपने कार्य से किसी के घर को रोशन कर सकें, किसी की ज़िंदगी को रोशन कर सकें, किसी के जहनो दिल को रोशन कर सकते हैं, इससे बड़ा कार्य कुछ हो ही नहीं सकता। वही मैं चाहे आपका प्रोफेशन कोई है या ना है। वही चीज़ मैं हमेशा मेरे सेमिनार में बताता रहता हूँ यूथ को कि भाई तुम चांद बन पाए या नहीं पाए कोई बात नहीं है, सूरज बन पाए नहीं बन पाए कोई बात नहीं है, लेकिन तुम घर का एक चिराग बनो, घर को चिराग की रोशनी दो, तुम्हारे लिए इतना काफ़ी है। यस, वेरी नाइस। तो हम कुछ क्विक क्वेश्चंस खेलेंगे, उसके बाद एक सवाल आपका बॉलीवुड की तरफ जो है हम पूछेंगे, वो ये है क्योंकि उसके बाद बॉलीवुड में भी आपने एंट्री करी है। सो सबसे पहले थोड़ी क्विक क्वेश्चंस हम खेलना चाहते हैं आपके साथ। हाँ जी। शॉर्ट आंसर होंगे आपके। आसमान क्या है आपके लिए? जन्नत है। कॉकपिट की खुशबू? गुलाब। ओह। आज के दौर के चाइल्ड लेबर से एडी बाने क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा हौसला रखो
अपने आप पे विश्वास रखो, बिलीव इन योर सेल्फ, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ट्रस्ट द प्रोसेस। अल्लाह की, भगवान की जो गतिविधि है, प्रोसेस है, उसको समझो। अगर वो काम नहीं होने दे रहा तो समझो वो आपके लिए नहीं है, उनके पास कोई और बड़ा प्लान है। यस। अपने आप को मायूस मत समझो, अपने आप को डिग्रेड मत करो, डोंट डिग्रेड योर सेल्फ। यस। 10,000 की ऊंचाई से जब आप नीचे ज़मीन की तरफ देखते हैं तो सबसे खूबसूरत नज़ारा, 10,000 की ऊंचाई से जब ज़मीन की तरफ आप देखते हैं तो सबसे खूबसूरत नज़ारा क्या दिखता है या क्या दिखा है आपको? मैं देखता हूँ कि अल्लाह ने, भगवान ने क्या दुनिया बनाई है। जो रोड है ना, रस्सी जैसे दिखते हैं, और इंसान जो चल रहा है वो मूंगी जैसा है। व्हीकल्स जो है वो इससे थोड़ा कुछ बड़ा है। कितनी बड़ी विशाल दुनिया है, और हमारा अस्तित्व क्या है? हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है, शून्य है। हमारे में वो ताकत है ही नहीं, शक्ति है ही नहीं। जैसे कि सुबह का फ्लाइट है, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग 5:30 पौने 6 बजेगा, मैं उड़ान भरता हूँ, बॉम्बे से जा रहा हूँ, और पहली किरण जो निकलती है सूर्य की, उसका जो नज़ारा है वो आपको बताता है कि कुदरत क्या है, यूनिवर्स क्या है, ब्रह्मांड क्या है। हम कुछ नहीं है। अगर हम थोड़ी ताकत लगाए तो हमारी लाइफ हम संवार सकते हैं। कितना भी दुख हास है, कितना भी हो जाए, क्योंकि हम क्या है एक्चुअली, उनकी तो क्रिएशन है। करेक्ट। ऊपर वाले की तो हम क्रिएशन है, हमारे में वही शक्ति है। जब सनसेट देखते हैं तो ये दिमाग में आता होगा, डूबने के बाद फिर से उभरने की सलाहियत होनी चाहिए, एंड दैट इज लाइफ। वही हौसला है। वेरी नाइस। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी जो है, जो बाबूशाही है, उसके तूफान से निकलना मुश्किल है या कि ऊंचाई से? बाबूशाही की जो जाल है उसमें से निकलना मुश्किल है। आसमान की ऊंचाई से इजी है। ये सही है। और ये बाबूशाही, ये ब्यूरोक्रेसी से आप काफ़ी जूझे हो। हूँ मैं। एक वो बात जो इस ब्यूरोक्रेसी, बाबूशाही से आपने सीखी है, एक वो बात, ख़ास बात, एक का तो स्पष्टीकरण आपने दिया कि भाई इसे निकलना बहुत मुश्किल है। आप तो निकले ना? मैं निकला। और संघर्ष के बाद मैं निकला। क्या कुछ उसके लिए हौसला चाहिए। हाँ, आत्मविश्वास चाहिए। कितनी भी कोई भी ताकत सामने है, उसको हराने के लिए अपने आप में विश्वास होना चाहिए। कैप्टन जी, इमोशनल बातें बहुत हो गई। हाँ जी। अब थोड़ा सा बॉलीवुड की तरफ जाएं। अब सब सोच रहे होंगे बॉलीवुड कनेक्शन क्या है आपका? आप एक फिल्म भी कर रहे हैं और आप बहुत कुछ आगे करने वाले हैं, और फिल्मों के साथ आपका पुराना नाता इसलिए भी है। एरो मॉडलिंग की हम बात करें तो ये जो बड़े सिनेमा पे हम देखते हैं और तालियां बजाते हैं, प्लेन क्रैश हो गया, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, इसके साथ आपका एक गहरा रिश्ता है। हाँ जी। चाहे वो चैंपियन फिल्म की बात हो, सनी देओल की बात हो, या फिर देवरन के साथ आपका कोलैबोरेशन हो। So, इस बारे में आप बताएं कि किस तरह के स्टंट्स आप ने किए हैं और किन किन फिल्मों में किए हैं, और बहुत ख़तरनाक स्टंट्स आपने किए हैं, बट यू आर बिहाइंड द सीन्स। राइट। अभी ये जो है बचपन का शौक था मेरा, एरो मॉडलिंग, मॉडल प्लेन बनाना और उड़ाना। पहले हम लाइन कंट्रोल बनाते थे, फिर बाद में रिमोट कंट्रोल बनाना शुरू किया, फिर हमारा एक ग्रुप बना, और एक ग्रुप जो है हमारा बॉलीवुड के लिए काम करता है। हाँ। और जो भी आप देखते हैं पर्दे पे, कोई प्लेन क्रैश हुआ या फाइट का, जैसे फॉर एग्जांपल माँ तुझे सलाम, जिसमें हमने काम किया, गदर, ओहो, चैंपियन, क्या बात है, सनी देओल फिल्म, एक्शन पैक्ड फिल्म है, देन धोनी, देन बहुत सारे फिल्म में हमने काम किया, और जो डायरेक्शन जो होता मैं करते रहता हूँ हमारी टीम के साथ विद स्टंट डायरेक्टर। स्टंट, हाँ। जैसे किसी एक्टर जो है वो उड़ा रहा है, ऐसे दिखा रहे हैं, लेकिन हम उड़ाते हैं। हाँ, वो एक चीज़ होती है। दूसरी बात होती है ब्लास्ट करना, प्लेन को ब्लास्ट करना, क्रैश करना। वो रियल वास्तव में प्लेन होता है, जैसे यहाँ हमारे सामने खड़ा है, बट वो वर्किंग मॉडल होता है, महंगा होता है, उसको हम बम रख के उसको ब्लास्ट करते हैं, और उस जब पर्दे पे देखते हैं उसको रियल लगता है कि ये रियल प्लेन ब्लास्ट हुआ। सो ऐसे जितने भी स्टंट होते हैं, ऐसे जो सीन होते हैं जिसमें हम सहयोगी कार्य करते हैं बॉलीवुड से,
क्योंकि So, बचपन ये से मेरा आपका पुराना कनेक्शन है पूरा बॉलीवुड के connection साथ। है। म्यूजिक का तो कनेक्शन है है ही, ही, आप है आपके पास एलपीज और ये सब रखे हुए हैं। माय गॉड, वो एंटीक सारी चीजें रखी हैं आपके इस घर में, ग्रामोफोन तक रखा हुआ है हाँ जी। आपके घर में। और 50 साइलेंट एरा से लेकर देन ब्लैक एंड वाइट एरा, देन कलर फिल्म्स तक, एलपीज, ईपीज, मतलब सब है आपके घर में। वो इसलिए म्यूजिक का भी शौक। वो ये सब इसलिए मैंने रखा है कि मैं मेरा पास्ट भूलना नहीं चाहता हूँ। मैंने इनफैक्ट मेरे गांव में घर में वॉल बनाई है, मेमोरी वॉल। इसमें बचपन से लेकर के अब तक के सभी पिक्चर्स जो हैं मैंने कोलाज करके बनाया हुआ है। जब भी मैं बैठता हूँ वहाँ पर तो मेरे नज़र में आता है कि मैं क्या था हाँ। 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले मैं मेरी हालत क्या थी, और वो वर्स्ट कंडीशंस में यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। तो अभी जितनी भी वरी आ जाए, कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, तो मैं सॉल्व कर लूँगा, मेरे में ताकत है। पर इसके साथ एक और चीज़ है, मोस्ट ऑफ द लोग जब सक्सेसफुल बन जाते हैं ना, वो अपने अतीत को भूलना चाहते हैं, एक भी चीज़ याद नहीं रखना चाहते हैं, उसको स्क्रैप कर देते हैं। मुझे लगता है वो गलत है, क्योंकि अगर आप अपने अतीत को याद नहीं रखेंगे, जिस चीज़ से आप उभर के आए हैं, ज़मीन से जुड़कर आप ऊपर आए हैं, तो आप कभी भी ज़मीन के साथ जुड़े नहीं रहेंगे, आप हमेशा हवा में रहेंगे। यू विल बी लाइक मैं, दे वोंट बी वी, लाइक मैं, आई। बराबर है। तो वो ईगो, अहंकार, तो ईगो अहंकार को ख़त्म करने के लिए यू हैव टू बी कनेक्टेड टू योर पास्ट। आई गेस ये आप शायद सोच रहे हैं हाँ कि जी, इम्पोर्टेंट है, वही इम्पोर्टेंट जो है, हमारी यंगर जनरेशन को ही सोचना चाहिए। जरूरी है। यस, दैट्स ट्रू। जरूरी है। अच्छा, चूंकि वक्त हो गया है, मुझे लगता है कि आगे के लिए भी बातें रखनी चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बट एक सवाल जाते जाते ज़रूर पूछना चाहती हूँ आपसे। जैसे कि आपने कहा हौसला, सेल्फ रियलाइजेशन इम्पॉर्टेंट है, हार्ड वर्क के ज़रिए, पैशन के साथ साथ चीज़ों को समझना, चीज़ों को परखना, अपने अंदर खामियां तलाशना और अच्छाई भी तलाशना, सही गलत रास्ते की पहचान होना, खुद का मेंटर खुद बनना, ये बहुत अच्छी बातें हैं जो हर एक यंगस्टर के लिए बहुत ही अच्छा है। सो इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन कि भाई आप किस तरीके से अपने अंदर हौसला हिम्मत रख सकते हैं। अगर आपके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो अलावा इसके आपका जो स्काई एविएशन सेंटर है वो आगे जाके क्या करने वाला है, क्योंकि बहुत सारे एविएशन कंपनीज के पास स्टूडेंट जाते हैं। मुझे भी कई लोगों ने बोला कि भाई हम एज अ जर्नलिस्ट पूछा कि मैम हमें प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, हमारा साइंस नहीं है, वी आर नॉट साइंस ग्रेजुएट आफ्टर 12th, बट हमने चाहा कि बस हम स्विच कर लें एविएशन के लिए, तो बट हमें कोई साथ नहीं दे रहा। एविएशन कंपनीज कह रही है नहीं, ग्रेजुएशन इज़ मस्ट। और कुछ लोगों का कलर ब्लाइंडनेस है, उनको बेचारे बचपन से ये ख्वाब लेकर बैठे हैं, लेकिन उनकी कुछ हेल्थ कंडीशंस या कलर ब्लाइंडनेस वगैरह इसकी वजह से वो नहीं कर पाते हैं ये। तो उनके लिए भी क्या आपने कुछ सोचा है, क्योंकि आपने हर पड़ाव पे हर एक के लिए कुछ सोचा है, इसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या सोचा है आपके लिए? एविएशन क्या सोच रहा है? हमारे स्काईलाइन एविएशन क्लब जो है मुंबई में 40 साल हो गए, और 40 साल का तजुर्बा के हिसाब से हमारे पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने रखा हुआ है। जैसे कि हाँ, तो ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं होती है, वी रिक्वायर 12 साइंस विद फिजिक्स एंड मैथ्स ज़रूरी है। क्लास 2 DGCA मेडिकल होता है भारत सरकार का, उसमें पास होना ज़रूरी है। अगर पार्शियल कलर ब्लाइंड है तो उसकी भी ट्रीटमेंट है, हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो उसको ट्रीट करते हैं। और मेडिकल में तो ये होता है, फिर एजुकेशन का हो गया। द मेन थिंग इज़ फाइनेंस। आजकल जो हमारे बच्चे हैं कुछ करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंस की वजह से अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। जो कैपेबल है वो आगे जा सकते हैं, बट कैपेबल नहीं वो नहीं जा सकते। तो उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि भारत सरकार की स्कॉलरशिप स्कीम है जो आमतौर पे लोगों को पता नहीं है। जो स्टूडेंट SC ST OBC में आते हैं उनके लिए भारत सरकार स्कॉलरशिप देती है। गुजरात सरकार भी लोन देती है, और बोइंग और एयर इंडिया दोनों ने मिलकर अभी एक प्रोग्राम बनाया है, बोइंग एयर इंडिया सुकन्या स्कीम फॉर फीमेल्स है ना, गर्ल्स। उनमें पूरी जिम्मेवारी, पूरा खर्चा जो है एयरलाइन करती है। दैट्स वेरी गुड। दूसरी बात, टाटा ट्रस्ट भी स्कॉलरशिप देती है। भारत देश के प्रथम पायलट JRD टाटा साहब, उन्होंने ट्रस्ट बनाया था, और जो बच्चा पायलट बनना चाहते हैं उनको भी स्कॉलरशिप देते हैं। आपके गुरु? मेरे गुरु मैं खुद मिला हूँ 44 years बिफोर आई मेट हिम पर्सनली फॉर फाइनेंस, और उनको मैं गुरु मानता हूँ। उनके नाम से मैंने लाइब्रेरी भी बनाई है, JRD टाटा लाइब्रेरी। मैं सलाम करता हूँ। नो डाउट आई वेंट टू हिम फॉर फाइनेंशियल हेल्प, ही कुड नॉट हेल्प, बट स्टिल आई
बिलीव हिम, आई ट्रस्ट हिम। उनकी जो विचारधारा है वो मैंने अपनाई है समोली। और यहाँ तक मैंने जर्नी काटी है। दैट इज़ कमेंडेबल। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए। और साथ ही साथ एक लास्ट क्वेश्चन, आपने बीच में कहा कि 12th के बाद जो स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे दे हैव टू बी साइंस ग्रेजुएट। अगर फुली साइंस ग्रेजुएट नहीं है, एटलीस्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहना चाहिए। 12th पास लेकिन होना 12th पास, अगर उन्होंने 12th पास जो किया है वो साइकोलॉजी में किया है या इंग्लिश में किया है या इकोनॉमिक्स में किया है या कॉमर्स में किया है, तो उसके बाद या कंप्यूटर्स में किया, उसके बाद अब उनको अलग से फिजिक्स और केमिस्ट्री लेना पड़ेगा एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज दे हैव ऑप्टेड फॉर आर्ट्स एंड कॉमर्स। सो हाउ कैन दे कोप अप विद उनके लिए एक अच्छा रास्ता है, भारत सरकार ने एक स्कीम बनाई है। जो बच्चा आर्ट्स, कॉमर्स या नॉन टेक्निकल डिप्लोमा से आ रहे हैं, किसी अलग फील्ड से, विषय नहीं है फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं है 12th में, तो NIOS का ओपन स्कूल बोर्ड है न्यू दिल्ली का, उसकी 2 एग्जाम पास करके वो ये फील्ड में आ सकता है। और पायलट ही नहीं, पायलट के अलावा बहुत सारे प्रोफेशनल की ज़रूरत है हमें। भारत देश बहुत आगे बढ़ रहा है, वी आर रैंकिंग 3rd इन द वर्ल्ड। कितनी एयरलाइन नई नई आ रही है, करीबन अगले 5 से 7 साल में 500 एरोप्लेन आने वाले हैं। कैप्टन जी, बहुत ही अच्छा लगा, वाकई में दिल से स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट आपने बातें बयां की। थैंक्स अ लॉट। आगे जाके और भी हम सिलसिलावार ये कोशिश जारी रखेंगे और अपने यंगस्टर्स तक जो भी स्टूडेंट्स हैं वो एविएशन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जिनके सपने पूरे नहीं होते हैं और किसी बाइस वो छोड़ देते हैं इस प्रोफेशन को, ज़िंदगी भर पछताते रहते हैं हमारा सपना पूरा नहीं हुआ। आपका एविएशन, स्काई एविएशन क्लब उनका सपना पूरा कर रहा है, साकार कर रहा है, क्योंकि आप कमर्शियली नहीं देखते हैं चीज़ों को, आप दिल से देखते हैं चीज़ों को, आपकी भावनाएं इसके साथ जुड़ी हुई है और वही एक शख्स कर सकता है जो जड़ों से जुड़ा हुआ हो और वहाँ से कुछ करके निकला हो। सो बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट। देखिए, आज का दिल से स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आ गया होगा। क्यों नहीं आया होगा, क्योंकि कैप्टन ए डी मानिक सर हमारे साथ थे। आगे कुछ और हस्तियों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। फ़िलहाल मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग सिर्फ सितारों को देखने के लिए पैदा होते हैं और कुछ लोग उन्हें छूने के लिए पैदा होते हैं और कुछ लोग सिर्फ ख्वाब देखने के लिए पैदा होते हैं। लेकिन कैप्टन मानिक जो है, इन्होंने सब कुछ मुमकिन कर दिया अपने हौसले और अपनी बहादुरी से और अपने सेल्फ रियलाइजेशन से और अपने कार्यों से। आपके अंदर अगर हौसला है, आपके अंदर अगर जज्बा है, आपके अंदर कुछ करने का हुनर है, तो उस हुनर को आप किसी भी कीमत पे उड़ान दे सकते हैं। सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि इम्पॉसिबल खुद भी कहता है आई एम पॉसिबल। ध्यान रखिए, अगले एपिसोड में मिलते हैं। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी ऑलवेज, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं। बाय बाय, टेक केयर, sayonara।